हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं सीडीपी यानी बाल विकास के कुछ प्रश्नों को, जो कि सीटेट 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, पहला प्रश्न है, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब ऑप्शन ए है अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, बी है विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो, सी है सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, और डी है वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, सूचना जब अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाती है तब उन्हें सीखने में कठिनाई होती है। अगर विषय वस्तु को हम अलग अलग रूपों में प्रस्तुत करें तब तो वो सहज रूप से ही सीख लेंगे। साथ ही अधिगम यानी सीखना जो है उनका सामाजिक संदर्भ में होना भी जरूरी है, और अगर बच्चा जो है आंतरिक रूप से अभिप्रेरित यानी मोटिवेट हो तब तो सीखने में कठिनाई होगी ही नहीं। इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? ऑप्शन ए है बारंबार परीक्षा, बी है अन्वेषण और संवाद, सी है प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, और डी है पाठ्यपुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है अन्वेषण और संवाद। यानी बच्चा जब खुद से चीज़ों को खोजेगा, संवाद करेगा, वाद विवाद करेगा, तो उसकी जो संकल्पनात्मक समझ है वो ज़्यादा विकास होगा। परीक्षा से संकल्पना का कोई अर्थ नहीं है। साथ ही प्रतिस्पर्धा को हमें बढ़ावा नहीं देना है, और पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं बल्कि बाल केंद्रित होना है। तो इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही होगा। तीसरा प्रश्न है, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की रचना में ऑप्शन ए है बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, बी है बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्यपुस्तकों पर निर्भर रहते हैं, सी है बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती, और डी है बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं। तो देखिए, जो संरचनात्मक विचार है इसमें बच्चे को सक्रिय रहने की बात की गई है। यानी बच्चे जब सक्रिय रूप से सीखते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से बेहतरीन तरीके से सीखते हैं, वह पाठ्यपुस्तक पर निर्भर नहीं रहते। यह भी नहीं कह सकते कि उनकी कोई भूमिका नहीं होती या फिर वो केवल वयस्कों पर निर्भर रहते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। देखिए, ये सभी प्रश्न समझ पर आधारित हैं, इसलिए रटना बिल्कुल भी नहीं है। अगला है, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? ऑप्शन ए है समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, बी है विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा कर, सी है लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, और डी है समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। तो देखिए, हमें लगातार अभ्यास नहीं करना है, उस पर अभ्यास पर जोर नहीं देना है, और डर की भावना की तो बात ही नहीं है। डर वाला जो भी ऑप्शन है वो गलत होता है। साथ ही अटल प्रक्रिया, एक ही प्रक्रिया को अपनाएं, ऐसा हमें नहीं कहना है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसका मतलब है कि जब बच्चे को एक समस्या दी जाती है और उसी पर आधारित अन्य समस्याएं भी प्रस्तुत की जाती हैं तो वो उसमें समस्या समाधान की क्षमता विकसित होगी। जैसे मान लीजिए कोई भी मैथ्स का कोई एक क्वेश्चन है, अगर उसको टीचर जो है एग्जाम्पल ऐसे देकर और समझाए और उसके बाद दो चार और वैसे ही प्रश्न दे दे, वैसी ही समस्या दे दे, और बच्चा जब खुद करेगा तो वो अच्छे से सीख लेगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को ऑप्शन ए है सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए, बी है ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक धारणाओं को मजबूत करें, सी है विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, और डी है विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी। हमें विविधता संबंधी मुद्दे पर बातचीत को टालना नहीं है और ना ही नकारात्मक धारणा को मजबूत करना है, और मानकीकृत आकलन का उपयोग हमें नहीं करना है। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला है, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए? ऑप्शन ए है व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, बी है शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग करना, सी है दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल, और डी है संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल। तो इसमें हमसे पूछा गया है कि क्या नहीं करना चाहिए, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। हमें जटिल संरचनाओं का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो अधिगम कठिनाइयों से जूझ रहे हैं, यानी उन्हें सीखने में समस्या हो रही है। तो ऐसे में हमें जटिल चीजों का उपयोग नहीं करना है। अगला है, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? ऑप्शन ए है बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, बी है अनुकरण या नकल और दोहराना,
सी है विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना और डी है संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी। जब हम चीजों के बीच संबंध को, रिलेशन को खोज के सीखते हैं तो यह सबसे प्रभावशाली माध्यम है। हमें चीजों को याद नहीं करना है, नकल नहीं करना है, अनुकरण पर ज्यादा बल नहीं देना है और बिना विश्लेषण के अवलोकन भी हमें नहीं करना है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला है, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए क्योंकि ऑप्शन ए है इसके आधार पर वह ज्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है। बी है अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है। सी है इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है और डी है त्रुटियों की समझ अध्ययन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी। हमें दंड बिल्कुल भी नहीं देना है और ना ही यह कह सकते हैं कि केवल अधिगम के लिए यानी सीखने के लिए केवल त्रुटियों के क्षमता का आकलन करना ही या फिर बच्चा कहाँ त्रुटि कर रहा है ये देखना ज़्यादा आवश्यक नहीं है। साथ ही हमें यह नहीं करना है कि कौन बच्चा ज़्यादा त्रुटियां कर रहा है, ज़्यादा गलतियां कर रहा है तो उसे हम लोग अलग कर देंगे, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत होगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिगम की अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। ऑप्शन ए है बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर। बी है यंत्रवत याद करने पर जोर देकर। सी है बच्चे को दंड देकर और डी है प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी। बच्चे को दंड नहीं देना है, दंड देकर आप उसे मोटिवेट नहीं कर सकते हैं। और यंत्रवत याद करना मतलब चीज़ों को रटने के आधार पर हम मोटिवेट नहीं कर सकते हैं। साथ ही ऐसा नहीं है कि अगर बच्चे को मोटिवेट करने के लिए हम बहुत आसान चीज़ें देते रहेंगे फिर वो सीखेगा कैसे। तो ऑप्शन ए भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। गुड का ये कथन भी है कि अधिगम की अभिप्रेरणा को हम लोग और ज़्यादा समय तक कायम रख सकते हैं प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। तो ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, शर्मिंदगी डैश। ऑप्शन ए है शर्मिंदगी बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। ऐसा नहीं कहा जा सकता है। शर्मिंदगी के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा होना चाहिए, यह भी हमारा गलत हो जाएगा। सी है शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा कि शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। जब बच्चा ज़्यादा शर्मिंदा महसूस करता है, वो ज़्यादा कहीं खुल के बात नहीं कर पाता, तो उसके संज्ञान पर, संज्ञानात्मक विकास पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। ऑप्शन ए है अति सक्रियता, बी है असतर्कता, सी है कम बोधगम्यता और डी है अपसारी चिंतन। तो देखिए सृजनात्मकता का एक प्रमुख लक्षण है अपसारी चिंतन, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है। ऑप्शन ए है संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं, बी है कोई उत्तेजना नहीं और कोई भय नहीं, सी है उच्च उत्तेजना और उच्च भय, डी है निम्न उत्तेजना और उच्च भय। तो देखिए उच्च भय, अगर बच्चे में ज़्यादा भय है तो वो कैसे सीख सकता है, तो यह तो गलत है। लेकिन कोई उत्तेजना नहीं, बच्चा अगर मोटिवेट नहीं है, बिल्कुल भी उसके अंदर सीखने की चीज़ों को लेकर अगर वो उत्साहित नहीं है तो फिर वो कैसे सीख सकता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा, संतुलित उत्तेजना यानी संतुलित होना चाहिए और कोई भय नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। ऑप्शन ए है प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप सीखने के लिए प्रयासरत हैं अधिगम के लिए तो फिर ऐसा नहीं कह सकते कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऑप्शन ए भी गलत हो जाएगा। बी है असफलता अनियंत्रित है। ऐसा नहीं है कि आप बार बार प्रयास कर रहे हैं और सफल होने की कोशिश कर रहे हैं तो यह हमारे नियंत्रण में नहीं है। ऑप्शन सी है योग्यता सुधार है और डी है योग्यता अटल है। तो देखिए ऑप्शन डी भी गलत होगा, योग्यता अटल नहीं है यानी फिक्स्ड नहीं है, स्थिर नहीं है, और सी है योग्यता सुधार है। तो यह ऑप्शन हमारा सही होगा क्योंकि जरूरी नहीं है कि आज जो काम आज आप नहीं सीख पाए हैं या नहीं कर पा रहे हैं अगले दिन वो आप न कर पाएं। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा, इसमें सुधार की गुंजाइश होती है। अगला प्रश्न है, एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह किस प्रकार प्रगति कर सकती है,
लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए है आत्म केंद्रिता, बी है मनोवैज्ञानिक विकार, सी है संज्ञानात्मक अपरिपक्वता और डी है स्व नियमन। तो देखिए, इस तरीके की बात में लेव वाइगोत्स्की ने कहा था, इस व्यक्तिगत वाक को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया था और इसे इन्होंने कहा था कि जब बच्चा खुद से ही बात करता है तो ऐसा करके वह खुद के कामों को निर्देश देता है, खुद को ही निर्देश दे रहा होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला और अंतिम प्रश्न है, व्यक्ति के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर आरोपित किया जा सकता है? ऑप्शन ए है ना आनुवांशिकता पर, ना ही पर्यावरण पर, बी है आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर, सी है केवल आनुवांशिकता पर और डी है केवल पर्यावरण पर। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।